मंच पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर नंदकिशोर जी, हमारे इस सत्र के संयोजक और संचालक और हमारे अभिभावक और गुरुजन प्रोफेसर जितेंद्र नाथ मिश्र जी, अन्य आसीन विद्वत समाज, सभा में एक बहुत बड़ी संख्या हमारे गुरुजनों से और साथ के जन से भरी हुई है। हम सभी के प्रति आदर और सम्मान का भाव करते हैं। उद्घाटन सत्र में जिस मजबूती और अनुभव के साथ हम लोगों ने ज्ञान का लाभ उठाया था और यह अनुभव किया कि गांधी के पहले, गांधी के साथ और गांधी के बाद और गांधी के आज की जो पीढ़ी थी वह आज के उद्घाटन सत्र में आसीन थी। बहुत ही गूढ़ बातें और बहुत ही व्यवहारिक बातें पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई, हिंदी साहित्यकारों के क्षेत्र से जुड़ी हुई हमारे पास आती है और मुझे नहीं लगता है, और वो समाज हमारे भाव को बढ़ाने के लिए अगली ही पंक्ति में बैठे हुए हैं। पहले मैं उनको प्रणाम करती हूँ, आदर लेती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि कुछ शेष बचा है। अब शेष इतना ही बचा है कि हम उसमें प्रथम सत्र के भाव में ऊब और चूब करें। हम कोई ऐसी नई बात कहने के अधिकारी नहीं है क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं। हम थोड़ी सी बात खाली आपसे शेयर करने का प्रयास करेंगे। विद्याश्री व्यास ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, हम उसके प्रति बहुत आभारी हैं। हम सभी को पता है कि राष्ट्रभाषा के प्रति गांधी के मन में बहुत सम्मान था और गांधी के जिस व्यक्तित्व को हम देखते हैं वह व्यक्तित्व दक्षिण अफ्रीका की देन है। जब गांधी का नाम आता है तो सबसे पहले ये बात आती है उनका सत्याग्रह और उनका आंदोलन। गांधी जी का पैदल चलना, जब वो इंग्लैंड में शाकाहारी भोजन की खोज में रहते थे तो प्रतिदिन शाकाहारी भोजन के लिए 16-17 किलोमीटर वो रोज पैदल चलते थे। उस चाल ने उनको तेज चलना सिखा दिया और उस चाल ने उनके आंदोलनों में जान भरी। हम लोग तो सिर्फ चित्र देखते हैं गांधी मार्च का और उस चित्र से उनके पैरों का वेग समझते हैं। मैंने अनुभव किया है कि मेरे पिता जब चलते थे तो हम लोग उस समय युवावस्था में दौड़ना पड़ता था उनके साथ, क्योंकि पिता ने उनके साथ और उनके सत्याग्रहियों के साथ कार्य किया। यह जो चरित्र निर्मित हो रहा है यह दक्षिण अफ्रीका की है। दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह गांधी जी की जो पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ते हुए, उसको आत्मसात करते हुए हम गांधी जी के एक एक जीवन से जुड़ जाते हैं और ये अनुभव करते हैं कि कितनी कठिनता के साथ और कितनी सहजता के साथ उनका जीवन निर्मित होता है। हम गांधी जी को सत्याग्रही कहते हैं। सत्याग्रह का पाठ उन्होंने गिरमिटियों से जो लड़ाई लड़ी गिरमिटियों के लिए, उस संदर्भ में उन्होंने जो त्याग किया, जो अहिंसा की, वो हथियार उनके हाथ में लगा जो भारतवर्ष की आजादी के काम आया।
गांधी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे जीवन में भारत की स्वतंत्रता ही मात्र हमारा कार्य नहीं है, देश की आजादी से बड़ा है हमारा लक्ष्य। ये गांधी का चिंतन था। भारतीय इतिहास और संस्कृति में हम अनुभव कर सकते हैं कि राजनीति में आध्यात्म का प्रयोग गांधी ने किया, लोकतंत्र में आध्यात्म का प्रयोग गांधी ने किया। किस तरह से किया? जैसा कि मुझे सुबह बताया गया कि बीबीसी अखबार वालों ने, रेडियो ने पूछा कि भारत आजाद हो गया तो बताइए आप कोई संदेश देंगे? उन्होंने कहा नहीं, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। रोए खड़े हो जाते हैं उनके इतिहास को पढ़ते हुए, उनके जीवन को पढ़ते हुए, और एक चरित्र की मजबूती आती है। बहुत सारी बातें हमको संकेत मिल चुका है। उनके भाषा के संदर्भ को लेकर एक बात हम कहेंगे कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तब उनसे इस विषय पर प्रश्न किया जो 14 फरवरी 1915 के मराठा समाचार पत्र में छपा था। उन्होंने लिखा कि वहां सभी भारतीय हिंदी के माध्यम से बात करते थे, और हम लोगों को ये पता है कि दक्षिण भारत में जब मिट्टियों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वहां पर हिंदुस्तानी थे और ज्यादातर संख्या तमिल लोगों की, गुजराती लोगों की संख्या थी, लेकिन उस जनता के बीच में भी वहां पर हिंदी बोली जाती। गांधी के गुरु हैं गोखले, राजनीतिक गुरु। कितना सम्मान है उनके प्रति, कितना भाव है, कितना वो गोखले से सीख जाना चाहते हैं, कितना वे अपने बारे में बता देना चाहते थे, यह उनको पढ़ते हुए अनुभव होता है। बहुत सही बात सामने आई थी कि जो गांधी 15 में लौटते हैं, लेकिन उससे पहले ही हम भारत वाले जो है गांधी को जानने लगे थे। उसमें जो सबसे बड़ा जो हमारे पास था मैसेंजर, वे थे गोखले। उन्होंने बताया, भारत आने पर उन्होंने गोखले की नजर से भारत को देखा था और अपनी बात को सही ढंग से कैसे लड़ी जाए, ये तकनीक, ये गुण, ये ज्ञान उन्होंने अपने गुरु गोखले से सीखा। जब गोखले दक्षिण अफ्रीका आते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पर सभा होने वाली है, आप उसमें या तो हिंदी में बोले या तो मातृभाषा में बोले। अच्छा होता कि मातृभाषा में आप अपनी बात कहें। अब दक्षिण अफ्रीका में मराठी समझने वाला कौन? गोखले ने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं मराठी का अनुवाद करूंगा। गांधी और मराठी, गांधी को मराठी नहीं आती थी, लेकिन गांधी ने कहा आप बोलिए ना, मुझे विषय पता है, जब आप बोलेंगे तो मैं उसको पकड़ लूंगा और मैं अपनी बात जो है जनता को समझा दूंगा। ये आश्चर्य है कि उस सभा में गोखले ने मराठी में अपनी बात कही। ये उसका एक स्वरूप था जो हिंदी भाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति उनका जो चिंतन वहां से ही बनना प्रारंभ हो गया था। 1916 लखनऊ में एक भाषा एक लिपि में की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने कहा था, उन्हीं के कहे हुए शब्दों से बहुत जल्दी हम अपनी बात कहेंगे, कि उन्होंने कहा कि मैं गुजरात से आता हूं, मेरी हिंदी टूटी फूटी है, मैं आप सभी भाई बहनों से टूटी फूटी हिंदी में ही बोलता हूं, क्योंकि थोड़ी अंग्रेजी बोलने में भी मुझे पाप लगता है। ये गांधी के सेंटेंस, ये गांधी की वक्तव्य है। गांधी ने कहा था कि ऐसा नहीं कहा कि आप अंग्रेजी मत सीखो। जैसा कि सुबह के सत्र में मुझे पता चला कि हमें भारत की आजादी चाहिए और भारत की आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारा हथियार हिंदी होना चाहिए, न कि अंग्रेजी।
हमें अंग्रेज नहीं, हमें अंग्रेजियत को यहाँ से हटाना है। ये समस्या आजादी के पहले तो थी ही, आज उससे कहीं ज्यादा है। जिस तरह से भाषाओं के साथ तोड़ मरोड़ हो रहा है, जिस तरह से मीडिया हमारी भाषा को बिगाड़ रही है, हम हिंदी भाषा भाषियों का और भारतीय भाषा भाषियों का यह एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम उसकी परवाह करें, हम उसकी चिंता करें। गांधी ने बहुत से पुस्तकें लिखी हैं, सभी को यहाँ पर पता है। कुछ पुस्तकों की यहाँ पर चर्चा भी हुई। प्रारंभ के दिनों में वे छोटी छोटी पुस्तिकाएं लिखते थे। हरी पुस्तिका उन्होंने लिखी, ग्रीन पैम्पलेट्स, जो इंडियन ओपिनियन में दक्षिण अफ्रीका में जब समाचार के रूप में छपता है और दक्षिण अफ्रीका के जो यूरोपियंस हैं जब उसको पढ़ते हैं तो भारत से जब गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वो उनकी जान लेने पर भूल जाते हैं। कैसी घटना है, कैसे गांधी की जान बचती है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की किताब पढ़िए, इसका अनुभव होगा कि गांधी कितना बड़ा आदमी है, कैसे वो अपनी लड़ाई लड़ता है। गांधी की हिंदी का एक थोड़ा सा उदाहरण हम आपको बताएंगे। संपूर्ण गांधी वाङ्मय के दूसरे खंड में अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए एक अपील छपी थी। 3 फरवरी 1897, वो मैं हूबहू पढ़ रही हूँ, आप देखिए। अपने भाई बंद हमेशा खा पी के मजा करते हैं। हमें ध्यान रखना होगा, गांधी जी गुजराती। अपने भाई बंद, लेकिन उन्होंने संकोच नहीं किया बोलने में और लिखने में और छापने में। खूब लिखा, खूब चिट्ठियां लिखी। गांधी जी एक दिन में 50 चिट्ठियां लिख लेते थे। गांधी जी के 1 लाख पत्रों का संकलन ऐतिहासिक दस्तावेज है। एक सत्र सिर्फ उनके पत्रों को होना चाहिए। अद्भुत पत्र लिखते थे। रात में 2 बजे उठना, लालटेन की रोशनी को बढ़ाना और पत्रों को लिखना शुरू कर देना। अद्भुत। लेकिन जो बात हम कह रहे थे, अपने भाई बंद हमेशा खा पी के मजा करते हैं और हिंदुस्तान में लाखों आदमी भूख से मरते हैं। यह बारे में कुछ ख्याल करना चाहिए। आपका मालूम हो कि आजकल हिंदुस्तान के लिए बड़ा कोष हुआ कमती से कमती अपने लोग में 1000 पाउंड होना चाहिए। ये गांधी जी लिख रहे हैं। उससे जास्ती पण होना चाहिए। पण माने पान, जास्ती माने ज्यादा, गुजराती के शब्द है। पण होना चाहिए, लेकिन कितना हो वो तुम्हारी दिल सोची पर निर्भर करता है। दिल सोची अरबी फारसी आ रही है। इंग्लिश और तमिल में लिखेली रसीद यानी पहुंच नहीं, पहुंच बिना कोई को पैसा देना नहीं। ये हम दूसरे खंड में पढ़ते हैं जो 1899 में उनका ये अपील छपा हुआ है। यह जो दस्तावेज है अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है और गांधी जी अपनी बोलचाल की हिंदी से बहुत संतुष्ट नहीं थे और गांधी जी अपनी राइटिंग से तो एकदम संतुष्ट नहीं थे। उनको लगता था कि हमारी लेखनी और सुंदर होनी चाहिए और हमारा बोलचाल की भाषा और अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए वो लिखित अभ्यास करते थे और तमिल का अभ्यास करते थे और हिंदी का अभ्यास करते थे। और 1918 में गांधी जी वायसराय के सामने हिंदी में बोलते थे। हिंदी साहित्य से उन्हें बहुत लगाव था। 1-2 रेफरेंस और देंगे। बहुत लगाव था और उनकी सबसे प्रिय कवित्री मीरा है। हमें ध्यान रखना होगा कि गांधी के भीतर जो अहिंसा आती है वह अहिंसा संत कवियों की देन है।
वह अहिंसा मीरा की देन है। गांधी का जो चरखा है वह चरखा कोई और नहीं, कबीर का करखा है। ये बात मैं बहुत खुले शब्दों में स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने मीरा के संदर्भ में लिखा था 1917 में एस्थर फैंटिन नाम की एक लड़की को एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 2-3 शताब्दी पूर्व मीराबाई नाम की एक महान रानी हुई। उन्होंने अपना समस्त वैभव का परित्याग कर दिया। हम उनके रचे हुए कुछ सुंदर भजन आश्रम में गाते हैं। जब तुम आश्रम आओगी तब इन गीतों को सुनोगी और किसी दिन तुम उसको गाओगी। ये चिट्ठी है उनकी एस्थर फैंटिन को। सभी को पता है कि महात्मा गांधी के सबसे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। एक चीज यहाँ पर सिर्फ अंत में मैं चर्चा करूंगी और जो है कि गांधी का एस्थेटिक सेंस, गांधी का सौंदर्य शास्त्र अद्भुत क्या सलीका था। और एक चीज यहाँ पर हम थोड़ा सा हमें कह देना चाहेंगे कि इस गांधी के एस्थेटिक को निर्मित करने में बा का हाथ है, कस्तूरबा गांधी का। कस्तूरबा उनके जीवन की प्रेरणा नहीं है। बा और बापू एक पुस्तक है, उसको पढ़ते हुए यह बात अक्षर से सत्य होती है। हम लोग तो पढ़कर ही जाने, अपने बुजुर्गों को सुनकर ही जाना, और बाकी देखा तो नहीं कहीं पर, ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा उनका जो सौंदर्य शास्त्र था वह बहुत व्यवहारिक और प्रायोगिक था। गांधी जी आत्मबल पर बहुत बल देते थे, ऐसे ही वे शरीर बल की ओर भी आकर्षित होते थे। भारतीय बालों के शारीरिक गठन की ओर इंगित करते हुए उन्होंने लिखा था कि भारतीय वाला भीमसेनी शरीर और बहुत अच्छे गठन वाला होता है। अपनी मोटी मजबूत लाठी से वह किसी भी तलवार वाले साधारण यूरोपियन का सामना कर सकता है। ये उनका एस्थेटिक सेंस था। उसी तरह से उन्होंने जो अफ्रीका की जो झूलू जाति है, अफ्रीका में ही काम किया, उसके सौंदर्य पर भी लिखा है कि हमें श्वेत वर्ण और नुकीली नाक को हम सुंदर मानते हैं। श्वेत वर्ण और नुकीली नाक को हम सुंदर मानते हैं। यदि हम थोड़ी देर के लिए अपने मन से यह अंधविश्वास हटा दें तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि विधाता ने झूलू लोगों को गढ़ने में कोई कसर उठा रखी है। उनकी पिंडलियां और बाहें मांसल और गोल होती हैं। आपको शायद ही कोई झूलू स्त्री पुरुष कमर या कंधे से झुका चलता हुआ दिखाई देगा। उनके होठ अवश्य बड़े और मोटे होते हैं, किंतु उनके समस्त शरीर के आकार को देखते हुए कम से कम मैं तो उन्हें तनिक भी बेढंगा नहीं कह सकता। जब हिंदी साहित्य, गांधी का जो लेखन है यह मात्र हिंदी साहित्य पर इसका प्रभाव नहीं है, संपूर्ण भारतीय साहित्य के साथ साथ मार्टिन लूथर किंग से लेकर विश्व साहित्य पर उनकी लेखनी का प्रभाव है। जैसा कि हम लोगों को बताया गया उद्घाटन सत्र में, उसका जो सबसे बड़ा योगदान था गांधी का अपना नैतिक बल। और बहुत बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि श्याम तन भर बधाई और करती बार बार प्रहार। वह निराला की जो सांवली स्त्री है, लेकिन बहुत पहले गांधी ने हिंदी साहित्य और साहित्य में सौंदर्य शास्त्र पर काम कर रहे थे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आपने मुझे सुना, हम आपके आभारी हैं।